Hello guys, welcome back to the YouTube channel Demystify. Continuing with Approaches to Indian Philosophy Semester 5, Bachelors of Arts and Philosophy syllabus का syllabus. We'll be starting with Dogmas of Indian Philosophy. अब उसके पहले हम समझ रहे थे कि Dogmas क्या है. Dogmas basically popular beliefs होते हैं जो हम किसी भी चीज के साथ associate कर देते हैं. वो Dogmas ट्रू नहीं भी हो सकते हैं, वेरीफाइड नहीं होते हैं कि वो सच है कि नहीं है, बट वो इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि हम उन डॉगमास को किसी भी चीज का एक कैरेक्टरिस्टिक मानने लग जाते हैं. तो वो बेसिकली होते डॉगमास है, लेकिन हम उसको किसी भी चीज का या सब्जेक्ट का इंटीग्रल पार्ट या सब्जेक्ट मानने लग जाते हैं. तो हम देखेंगे कि इंडियन फिलोसफी के साथ ऐसे क्या डॉगमास या पॉपुलर बिलीव्स एसोसिएटेड है जो इतने ट्रू नहीं है. अब देखिए, इंडियन फिलोसफी जो है वो काफी समय से 17वीं सेंचुरी तक बेसिकली वो डेवलपमेंट के फेज में रही. लेकिन 17वीं सेंचुरी के बाद क्योंकि कॉलोनाइजर्स आ गए, मुगल्स आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए, तो कहीं ना कहीं इंडियन फिलोसफी का डिक्लाइन हो गया, उसका डेवलपमेंट वहीं हॉल्ट हो गया. अब आफ्टर 17वीं सेंचुरी कॉलोनाइजर्स के बाद लगभग 100 इयर्स के बाद वापस से एक रिवाइवल आया जहां पर इंडियन फिलोसफी की स्टडी जो है वो शुरू हुई. तो राजा राम मोहन रॉय जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे, रिलीजियस रिफॉर्मर थे, वो सबसे पहले उनके साथ एक तरीके से माना जाता है कि इंडियन फिलोसफी की का स्टडी शुरू हुई है, उसका रिवाइवल शुरू हुआ. अब राजा राम मोहन रॉय जो थे उनका चीफ इंटरेस्ट जो था वो वेदांत फिलोसफी में था. वेदांत फिलोसफी जो है वो वेदास के 4th पार्ट यानी उपनिषद की फिलोसफी के ऊपर फोकस करते हैं. तो एक तरीके से राजा राम मोहन रॉय की जो फिलोसफी थी या जो इंटरेस्ट था वो चीफली रिलीजियस बेस्ड था, कि जैसे उपनिषद में एक सिंगल गॉड की वर्शिप के बारे में बात करे जाती है जो आत्मन ब्राह्मण वाली चीज है. तो ये बात है कि राजा राम मोहन रॉय का व्यू जो था वो काफी ज्यादा बायस्ड था. अब अगर हम देखें राजा राम मोहन रॉय के अलावा अब धीरे धीरे करके ही स्टार्टेड द प्रोसेस, लेकिन फिर उसके साथ जैसे क्रिश्चियन स्कॉलर्स आए यानी नॉन हिंदू स्कॉलर्स या नॉट ओनली नॉन हिंदू स्कॉलर्स या ऐसे स्कॉलर्स जिन्होंने थोड़े कम बायस के साथ इंडियन फिलोसफी को स्टडी और व्यू करना शुरू किया, जिनका आउटलुक या जिनका चीफ इंटरेस्ट सिर्फ उपनिषद या वेदास या रिलीजन बेस्ड नहीं था. जैसे कि हम एग्जांपल दें, यूरोपियन संस्कृत स्कॉलर्स आए, कोलब्रुकॉल, विल्सन, डफ, डेविस, पैलेंटीन, इंडियन स्कॉलर्स रहे. तो इन्होंने इंडियन फिलोसफी की स्टडी शुरू की और इनका चीफ कंसर्न जो था वो रिलीजियस बेस्ड या उपनिषद या वेदास सिर्फ नहीं था, लेकिन इंडियन फिलोसफी की कंप्लीट स्टडी था. जैसे मैक्स म्यूलर सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पॉपुलर ट्रांसलेशन जो हमें देखने को मिलता है वो मैक्स म्यूलर का 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी. तो अब क्या हुआ, इन फिलोसफर्स ने इन स्कॉलर्स ने, यूरोपियन स्कॉलर्स, इंडियन स्कॉलर्स, इन्होंने इंडियन फिलोसफिकल टेक्स्ट के ट्रांसलेशन का काम शुरू किया. जो एंशियंट टेक्स्ट थे जो 17वीं सेंचुरी या उसके पहले लिखे गए थे, तो यहाँ पर एक पूरी लिस्ट दी गई है डिफरेंट प्रेस, जर्नल्स, पब्लिशिंग हाउसेज, इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने इंडियन फिलोसफिकल टेक्स्ट का ट्रांसलेशंस पब्लिश करी, उसकी स्टडीज पब्लिश करी, और वो काफी लैंग्वेजेस में उसका काम होने लगा. जैसे संस्कृत जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे जो संस्कृत में थे, पाली में थे, प्राकृत में थे, या चाइनीज लैंग्वेजेस में थे चाइनीज में थे जो इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम या बुद्धिज्म के ऊपर लिखे गए थे, या टिबेटन में थे, उन सभी को ट्रांसलेट करने का काम शुरू होने लगा. तो वो इंग्लिश, हिंदी, रशियन, जर्मन, फ्रेंच एंड सो मेनी अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस या उन लैंग्वेजेस में इन ओरिजिनल टेक्स्ट का ट्रांसलेशन का काम शुरू हुआ. और फिर ये सोसाइटीज या ये पब्लिशिंग हाउसेस, प्रेस, जर्नल्स, ये सब जो है वो इन ट्रांसलेशंस को पब्लिश करने लगे. तो इस तरीके से इंडियन फिलोसफी की जो स्टडी है वो 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स वापस से रिवाइव होने लगी. तो उसमें नया डेवलपमेंट एज सच उसकी कोर फिलोसफी में नहीं हुआ, लेकिन जो कोर फिलोसफी थी जो पूरे 100 इयर्स के स्पैन में कहीं ना कहीं लूज हो गई थी हमसे, उसकी स्टडी का वापस से हमने काम शुरू किया कि वो क्या थी हमारी एंशिएंट फिलोसफी. सो यू कैन रीड दिस, जिसमें पूरा लिखा हुआ है डिटेल में कौन से डिफरेंट सर्कल्स थे, डिफरेंट सोसाइटीज थी, डिफरेंट स्कॉलर्स थे जिन्होंने ये सब काम किया, क्या डिफरेंट वर्क्स थे. अब अगर हम आए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न हमें यहाँ देखने को मिलता है. देखिए, फिलोसफिकल टेक्स्ट या जो ट्रेडिशन था वो कहीं ना कहीं 17वीं सेंचुरी तक डिक्लाइन होने लगा. अब उसका रिवाइवलिज्म का काम जो है वो लेट 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी में शुरू हुआ. तो ये जो पूरा 100 इयर्स का स्पैन था जहां पे कॉलोनाइजर्स के कारण हम कहीं ना कहीं अपने फिलोसफिकल ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से टच खो चुके थे, उस वजह से एक इशू ये आया
कि 1 सेंचुरी पहले तक जो एंशियंट ट्रेडिशंस के लिए चीफ प्रॉब्लम्स थी, चीफ इश्यूज थे, चीफ टॉपिक्स थे, वो इश्यूज और वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं साइड लाइन हो गए। तो जो इंडियन फिलोसफी का नेचर था, बेसिकली जो एंशियंट ट्रेडिशन का नेचर था, अब वो नेचर पूरा चेंज हो गया था। अब जो इंडियन फिलोसफी की स्टडी हो रही थी वो एक वेस्टर्न लाइट में स्टडी हो रही थी, वेस्टर्न एजुकेशन के बेसिस पे स्टडी हो रहा था, या फिर वेस्टर्न फिलोसफी के आउटलुक से इंडियन फिलोसफी को स्टडी किया जा रहा था, कंपेयर किया जाता, उसका बेसिस जो था वो वेस्टर्न एजुकेशन या वेस्टर्न फिलोसफी था। तो चाहे वो पंडितिक पीपल हो, एंग्लिसाइज पीपल हो, यानी चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे वो इंडियन स्कॉलर्स हो, यूरोपियन स्कॉलर्स हो, उनका एक बेंचमार्क जो सेट था वो थी वेस्टर्न फिलोसफी। क्योंकि इंडियन फिलोसफी जो थी वो ट्रेडिशन तो कहीं ना कहीं 17th सेंचुरी तक डिक्लाइन हो चुका था, तो वो एक लिविंग ट्रेडिशन तो था नहीं, कंटिन्यू हुआ नहीं था। तो इस वजह से जो ट्रेडिशन अब फॉलो हो रहा था वो था वेस्टर्न फिलोसफी। वेस्टर्न फिलोसफी टिल डेट कंटिन्यूस फॉलो हो रही थी, तो वो एक चीफ या फिर वो सुपीरियर बन गई, एक तरीके से उसको सुपीरियर लाइट में व्यू करा जाने लगा, और उस वेस्टर्न फिलोसफी के टेलीस्कोप से हम लोग इंडियन फिलोसफी को स्टडी कर रहे थे। तो इंडियन फिलोसफी की जो प्रॉब्लम्स थी, या जिस तरीके से इंडियन फिलोसफी रिलीजन से क्लोजली रिलेटेड था, तो वो इंडियन फिलोसफी के साथ कुछ डॉगमास जो है वो एसोसिएट हो गई, कि जो वेस्टर्न फिलोसफी में नहीं थे। मान लीजिए वेस्टर्न फिलोसफी को साइंटिफिक प्रोग्रेसिव व्यू में देखा जाने लगा, और इंडियन फिलोसफी को डॉगमेटिक, मिथिकल या रिलीजन बेस्ड, इस तरीके से इंडियन फिलोसफी को व्यू करा जाने लगा। तो हमारे वैल्यूज कहीं ना कहीं इंफीरियर माने जाने लगे थे। वेस्टर्न फिलोसफी से वो इतना ज्यादा एसोसिएट हो गए थे। अब देखिए, डिफरेंट कंडीशंस थी, डिफरेंट सिचुएशंस थी। जो इंडियन फिलोसफी का ट्रेडिशन था 17th सेंचुरी में, वो एक अलग सिचुएशन में बेस्ड था, उसके चीफ प्रॉब्लम्स कुछ और थे। वो उसका फोकस जो था, वो अगर हम मेजोरिटी का फोकस देखें तो वो फोकस था अल्टीमेट सैल्वेशन, अल्टीमेट लिबरेशन, या सफरिंग को अल्टीमेट खत्म करना, मतलब अल्टीमेट एंड टू ऑल द प्रॉब्लम्स। अब जो है सेंटर स्टेज लेना था कि जो करंट लाइफ है उसको कैसे इजी किया जा सके, कंफर्टेबल किया जा सके। तो नॉन मटीरियलिस्टिक एक तरीके से, जो थोड़ा बहुत नॉन मटीरियलिस्टिक व्यू था या जिसके ऊपर फोकस था, इट्स नॉट दैट इंडियन फिलोसफी 17 मतलब जो ओल्ड एंशियंट फिलोसफी थी वो कंप्लीटली नॉन मटीरियलिस्टिक था। मटीरियलिज्म के इंस्टेंसेस थे विद द लोकायत स्कूल एंड ऑल, न्याया वैसे शिखा में भी, लेकिन फिर भी जिन स्कूल्स में था उससे अब ट्रांसफर हो गया था मटीरियलिज्म की तरफ, एंड करंट लाइफ को कंफर्टेबल एंड इजी बनाने का। सो जो सैल्वेशन या अल्टीमेट लिबरेशन की जो बात की जाने लगी थी, उसको सब्सटीट्यूट कर लिया था वर्ल्डली हैप्पीनेस, कंफर्टेबल लाइफ, मटीरियलिस्टिक चीजों ने। ओके, तो जो गोल्स चेंज हो गए, तो इस वजह से वेस्टर्न फिलोसफी का लिटरेचर, थॉट, कल्चर, आइडियल जो है वो उसके बेसिस से हम लोग इंडियन फिलोसफी को जज कर रहे थे। इंडियन फिलोसफी को उसके बेसिस से हम लोग रेट कर रहे थे हाउ इट इज। तो अब एक तरीके से यही था कि जो डॉगमास रिलेटेड है कि इंडियन फिलोसफी स्पिरिचुअल है या नॉन मटीरियलिस्टिक है, वो हम धीरे धीरे शाटर करेंगे मिथ्स एंड डॉगमास उसके बारे में। लेकिन ये एक तरीके से जो नोशंस इंडियन फिलोसफी के बारे में फॉर्म हो रहे थे कि अच्छा वो तो पूरा रिलीजन बेस्ड है, ये इस टाइप के नोशंस क्यों फॉर्म हो रहे थे? क्योंकि उसको किस व्यू से हम देख रहे थे, वेस्टर्न एजुकेशन के व्यू से। जो स्कॉलर्स इंडियन फिलोसफी को स्टडी कर रहे थे वो सब वेस्टर्न एजुकेशन से एजुकेटेड थे, या वेस्टर्न फिलोसफी से वो ज्यादा इंट्रोड्यूस्ड थे, या फिर फेमिलियर थे। इस वजह से वेस्टर्न स्पिरिट जो है वो इंडियन फिलोसफी के ऊपर दिखने लगी थी। अब उसके साथ एक प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, हम इस लाइट में उसको व्यू तो कर रहे थे, ठीक है, हम इंडियन फिलोसफी की स्टडी कर रहे हैं, उसके ओरिजिनल थॉट प्रोसेस से स्टडी नहीं कर रहे कि हमारे एंशियंट जो फिलोसफर्स थे, जो थिंकर्स थे, उन्होंने क्यों उस फिलोसफी के बारे में बात करी। हम उस चीज को इतना ना समझते हुए हम लोग उसको एक अलग लाइट में देख रहे थे। तो दैट इज ओके, हम लोग, हमारा पर्पस स्टडी का अलग था, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्टडी का अलग था। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रही थी यहाँ पे हमारे साथ, स्कॉलर्स के साथ, हम लोग ना तो हमारे एंशियंट थिंकर्स,
हमारे फोर फादर्स के साथ कनेक्ट कर पा रहे थे, ना उनकी थिंकिंग के साथ कनेक्ट कर पा रहे थे। वो चीज तो नहीं हो रही थी कि अच्छा जो हमारे फोर फादर्स है, मान लीजिए वो सैल्वेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग उस चीज के साथ अग्री नहीं कर पा रहे थे या कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे थे, इसको वेस्टर्न फिलोसफी के व्यू से देख रहे थे। बट इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जो इश्यूज वेस्टर्न वर्ल्ड में थे या वेस्टर्न फिलोसफी के लिए जो इश्यूज थे, जो प्रॉब्लम्स थी, वो इंडियन कल्चर के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। तो हम ना अपने ट्रेडिशन से कनेक्ट हो पा रहे थे, और जब हम वेस्टर्न ट्रेडिशन को इंडियन ट्रेडिशन के साथ कंपेयर कर रहे थे या वेस्टर्न ट्रेडिशन को इंडियन ट्रेडिशन के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे थे, वो पॉसिबल नहीं था। वो दोनों कोइंसाइड नहीं हो रहे थे, क्योंकि दोनों बहुत ही डिफरेंट एंटिटीज थे। तो इस वजह से प्रॉब्लम ये हुई कि हमारी स्टडी जो थी इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन को लेकर, वो बहुत इम्प्रॉपर थी, इनकम्प्लीट सी थी, बायस्ड और प्रेजुडिस्ड व्यू की थी। तो हमारे लिए जो इंडियन थॉट था वो प्रोग्रेसिव नहीं था, वो साइंटिफिक नहीं था, वो रिलीजन बेस्ड था या वो रिलीजियस थॉट था। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से इंडियन फिलोसफी का जो रियल नेचर था, जो रियल कैरेक्टर था, वो हमने कहीं ना कहीं लूज कर दिया। हम लोग उसके रियल कैरेक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और हम इंडियन फिलोसफी को एक ऐसे लाइट में व्यू कर रहे थे जो कि जिसमें वो बिलोंग ही नहीं करता, ऐसे सिनेरियो के में हम उसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे यहाँ लिखा है कि जो रिलीजियस एंड मॉरल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर फोरफादर्स आर नॉट आवर ओन, so we cannot also wholly believe ourselves to be like the westerners having the same view of life as they have. Indian philosophy different है, western philosophy different है। तो हम लोग इंडियन फिलोसफी को वेस्टर्न फिलोसफी के साथ कोइंसाइड या कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज द थिंकिंग पैटर्न, द ज्योग्राफी, द टाइम पीरियड, द सिचुएशन, द प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो जैसे एंशियंट्स जो थे वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, शास्त्रिक वे ऑफ लाइफ में बिलीव करते थे, और क्या प्रॉब्लम्स उससे निकल के आती थी, लेकिन हम उससे काफी आगे बढ़ के हमारा आउटलुक पूरा अलग था। तो हम जो ये ओल्डर आइडियल्स थे, ट्रेडिशंस थे, जो प्रॉब्लम्स थे या फिलोसफिकल इश्यूज थे, हम उसके साथ अग्री नहीं कर रहे थे या उसको उतना वैलिड नहीं मान रहे थे। अब जो वेस्ट है, वेस्ट में तो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है हर दिन, नए एडवांसमेंट्स उस समय हो रहे थे, तो स्टीम इंजन, एरोप्लेन, टेलीग्राफ, वायरलेस, ये सब ऑल दीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड जो हो रहे थे, इन्वेंशंस हो रहे थे, ट्रेड, कॉमर्स वगैरह। तो ये सारी चीजें जो थी, व्हाट वाज हैपनिंग इज ये सब हमारी लाइफ की लग्जरी से कन्वर्ट होते होते नीड बनती जा रही थी। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन दीज थिंग्स वर अ लग्जरी। ठीक है, व्हेन फॉर एग्जांपल अ कार वाज अ लग्जरी, जो कि एक मीन्स ऑफ लेजर था, मीन्स ऑफ एंजॉयमेंट था। अब हो ये रहा है कि what happened was these things turned towards our necessity। तो जो इंडियन फिलोसफी जिस टाइम पीरियड में डेवलप हुई थी, उस टाइम पे ये सब चीजें, हाफ ऑफ द थिंग्स वर लग्जरी, और जिस पीरियड में इसको स्टडी किया जा रहा था उस पीरियड में दीज थिंग्स वर अ नेसेसिटी। तो मान लीजिए इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन, जस्ट a random example, this is not a true example but एक understanding के लिए example है कि for example one of the Indian philosophical tradition says that car is not good and human health के लिए अच्छा नहीं, whatever, something like this। So जब वो ये चीज बोल रहे थे, at that time car was a new development and was a luxury। Now today if we see, car is a necessity, हम लोग travel ही नहीं कर सकते without a car। So in those times जब कार लग्जरी थी, उस समय पे if the car was rejected as a means of travel, and today if we study that text, we certainly feel कि ये जो text है या whatever it is claiming that you should not be using car as a means of travel and whatever, हम बोलेंगे कि this is very far fetched or this is a very outdated thought। तो वेस्टर्न थॉट तो काफी जल्दी फेमस हुआ, काफी जल्दी स्प्रेड हुआ। अब देखिए, हम वेस्टर्न थॉट के बारे में बात करी हमने, वेस्टर्न चीजों के बारे में, एडवांसमेंट्स के बारे में, एंड नाउ द योगीज आइडियल ऑफ कंटेंटमेंट विथ नथिंग, कि नीड्स को बस बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया,
प्रेजेंट सिविलाइजेशन को ड्राइव आउट करके मटेरियल वांट्स को हटा देने का, कि सिर्फ हम स्पिरिचुअली रिलीजियसली लोगों से कनेक्टेड हो, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को अपोज करना, समथिंग लाइक दैट. तो आज के लिए हमारे लिए ये सब चीजें इम्पॉसिबल लगती है. दिस इज इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट समथिंग लाइक दिस, कि वी लिव आवर लाइफ विदाउट एनीथिंग. सो दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइम. अच्छा, एक इसका रीजन एक ये भी था कि कंटिन्यूटी लूज हो गई थी. ओके, हम बिल्कुल ही 100 इयर्स के बाद उस चीज को स्टडी कर रहे थे. तो प्रोग्रेस तब होता जब वो कंटिन्यूस होता. अगर वो डेवलपमेंट कंटिन्यूस होता तो वो उसके साथ थॉट जो है वैसे वैसे डेवलप होते जाता. अब एक सेंचुरी में थॉट स्टॉप हो गया, आफ्टर अ सेंचुरी, आफ्टर 100 इयर्स हम उस थॉट को पढ़ रहे हैं. तो 100 इयर्स का जो टाइम पीरियड था जिसमें इतना डेवलपमेंट हुआ था, थॉट डेवलप नहीं हो पाया, थॉट वहीं के वहीं स्टॉप हो गया. सो इस वजह से इंडियन फिलोसफी जो है वो बहुत ज्यादा गलत तरीके से व्यू करे जाने लगी. उसका ओरिजिनल नेचर और कैरेक्टर तो कहीं बहुत पीछे छूट गया. अब फिलोसफी, अकॉर्डिंग टू द ऑथर हु इज दासगुप्ता, सुरेंद्रनाथ दासगुप्ता, फिलोसफी सिर्फ लॉजिक या मेटाफिजिक्स नहीं है, ठीक है, बट इट इज द एंटायर एपिटोम ऑफ लाइफ फॉर the author and for most of the philosophers की complete life जो है वो philosophy एक तरीके से है. Okay, जो भी हम सोचते हैं, everything that we hold dear, true thoughts, ideas, opinions, beliefs, everything is philosophy for many of them. तो it is not just metaphysical dilemmas या verbal arguments या something like that. हर चीज which is connected to our life, every smallest of issues is connected to philosophy. Okay, and the spiritual existence of man and all of these things. तो spiritual का मतलब सिर्फ God related नहीं है कि कोई तभी spiritual है अगर वो religious है तो, ठीक है. spiritual का मतलब is not being associated with God. spiritual का अपना एक beyond God, not beyond God, but it has a different meaning altogether. It's not something religious कि आप religious हो that means you're spiritual. Okay, so therefore we as students of Indian philosophy require not only to understand clearly in consonance with the spirit of the thinkers of the past, but also realize their value and significance in connection with the totality of Indian culture. तो क्योंकि हम students हैं, हमें सिर्फ ancient thinkers का thought process, उनकी thinking को नहीं समझना है, हमें साथ ही साथ Indian philosophy की help से Indian culture को समझने की कोशिश करना है. तो एज स्टूडेंट्स हमें इंडियन फिलोसफिकल थॉट की डीप अंडरस्टैंडिंग, उसका म्यूचुअल कनेक्शन विद द पास्ट, विद द कल्चर ऑफ दोज टाइम्स, एंड कैसे हम उस थॉट को प्रोग्रेस कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग करके प्रेजेंट टाइम्स में उसको अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो अब जो इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन के डिफरेंट सिस्टम्स थे, हर सिस्टम का एक अपना डिफरेंट बिगिनिंग था. उसके खुद के फॉलोअर्स थे, उसके खुद की फिलोसफीज एंड थ्योरीज थी. हर सिस्टम में अपने क्रिटिसिजम्स भी थे, अपनी थ्योरीज भी थी, स्ट्रेंथ्स भी थी, वीकनेसेस भी थी. तो अब ये जो री इंटरप्रिटेशन हो रहा था इंडियन फिलोसफिकल टेक्स्ट का, री इंटरप्रिटेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन. अब देखो, सबसे पहले तो यही हो रहा है कि जब हम किसी टेक्स्ट को उसके ओरिजिनल लैंग्वेज से एक सेकेंडरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, उसका मीनिंग नॉट बहुत कुछ चेंज हो जाता है, बट इट्स नॉट एन एग्जैक्ट ट्रांसलेशन. ओके, उसके मीनिंग में डिफरेंस आता है. एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन कैरेक्टर. सो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम उसका 100% ट्रांसलेशन करें. ट्रांसलेशन कैन बी लिटरल ट्रांसलेशन एज वेल, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, कि बस वर्ड को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया. ट्रांसलेशन कैन ऑल्सो मीन द ट्रांसलेशन ऑफ मीनिंग, कि ऑथर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, हम उसको ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करें. बट कितना भी हम ट्राई करें, कितने भी ऑब्जेक्टिव तरीके से उसको करने की कोशिश करें, सब्जेक्टिविटी उसमें आ ही जाती है. पर्सनल सब्जेक्टिविटी कम्स व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू
translate it. तो अब बात ये हो रही थी कि ये जो टेक्स्ट थे, इट हैड वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज को समझना भी मुश्किल था. कई जगह पे बहुत रिटोरिक तरीके से लिखा हुआ है, कई जगह पे आयरॉनिकल और सार्कास्टिक तरीके से लिखा हुआ है, शार्प क्रिटिसिज्म्स है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट थ्योरीज है. तो ये टेक्स्ट, इनकी लैंग्वेज वाज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, अब ऐसा था कि इन टेक्स्ट में कई बार ऐसे रेफरेंसेस किए जा रहे हैं, ऐसी चीजों की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो क्योंकि हर कल्चर की अपनी कुछ स्पेशलिटीज होती है जो बाकी कल्चर से मिलती जुलती नहीं है. जैसे कि इफ फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, जस्ट दिस इज अगेन अ वेरी, माई एग्जाम्पल्स आर बेसिकली टू मेक अंडरस्टैंड क्या बोलने की हम कोशिश कर रहे हैं. मान लीजिए कि टचिंग द फीट ऑफ आवर एल्डर्स इज समथिंग दैट एग्जिस्ट इन आवर इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर का पार्ट है ये. नाउ फॉर एग्जाम्पल हम एक ऐसी लेट्स से वी सी अ सेंटेंस या देयर इज अ लाइन समवेयर दैट फॉर एग्जाम्पल अ मैन मेट विथ हिज पेरेंट्स आफ्टर सो मेनी इयर्स बट डिड नॉट टच देयर फीट एंड इट एंड्स देयर, या वो कोई दूसरी चीज की तरफ जाता है, दूसरी लाइन बोल देता. नाउ ये एक मेटाफोरिकल तरीके से ये बात बताने की कोशिश करी गई है कि द मैन डिडंट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स. लेकिन अगर कोई दूसरे कल्चर का पर्सन उस चीज को पढ़ेगा, दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन ही डिडंट टच हिज पेरेंट्स फीट. उससे क्या मतलब था, व्हाट डज इट मीन. तो जिन रेफरेंसेस की बात की गई है, तो ये दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी कल्चर स्पेसिफिक. तो इंडियन कल्चर स्पेसिफिक बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे रेफरेंसेस जो है वो इंडियन फिलोसफिकल टेक्स्ट में एग्जिस्ट करते थे. लेकिन उनको समझना, क्योंकि वो 100 ईयर्स पुराने थे, एक सेंचुरी पुराने थे, तो एक सेंचुरी पहले के ट्रेडिशंस का रेफरेंसेस समझना वाज आल्सो नॉट समथिंग which was very easy. तो ये जो reinterpretation, जो ट्रांसलेशन का काम हो रहा था, it was a very very difficult task at that time. तो उसका ओरिजिनल नेचर रिटेन करना इंडियन फिलोसफी का बहुत मुश्किल हो रहा था. It is also unfortunate that there should not be books which would make an easy introduction to the different systems. हमारे पास सांख्य थे, न्याय वैशेषिका थी, योग था, हमारे पास इतने सारे डिफरेंट मीमांस, पूर्व मीमांस, उत्तर मीमांस, जैनिज्म, बुद्धिज्म, द लोकायत स्कूल, द उपनिषद वेदांत स्कूल. हमारे पास इतने सारे डिफरेंट सिस्टम्स थे. उन डिफरेंट सिस्टम्स की अपनी थ्योरीज थी, अपनी फिलोसफीज थी, और उनकी लैंग्वेज भी डिफिकल्ट थी. और ना कोई ऐसा इजी गाइड, कोई मैनुअल, कोई इजी इंट्रोडक्टरी हमारे पास टेक्स्ट था जिससे हम एटलीस्ट कुछ स्पेक्यूलेट कर पाए कि व्हाट दैट सिस्टम्स चीफ फिलोसफी इज. Okay, so इस वजह से the study of philosophy has always been limited to particular system of thought. और इस वजह से काफी limited और biased approach रहा है always towards Indian philosophy because of these different philosophers. तो जो study भी हुई है वो impartial philosophers के जैसे नहीं हुई है, but religious adherents से ज्यादा के व्यू से ज्यादा हुई है. तो अब ऐसा होता था कि जो उस पर्टिकुलर सिस्टम के अध्ययंस थे वो अपने सिस्टम को सुपीरियर मानते थे, वो अपने फ्लॉज कम देखते थे और दूसरों के ज्यादा ही फ्लॉज देखते थे, बिकॉज दे आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर सिस्टम. तो फॉर देम अगर वो रीइंटरप्रिटेशन भी कर रहे हैं, मान लीजिए किसी टेक्स्ट का, फॉर एग्जाम्पल आई एम एन अध्यरंट ऑफ लेट्स से द सांख्य सिस्टम ऑफ फिलोसफी. नाउ जो सांख्य टेक्स्ट में स्टडी कर रही हूँ, इफ देयर इज समथिंग so I would always view it in a very superior light. Yeah, I may change it कि to make it look better. या मैं जो उसको interpret करूंगी, मैं हमेशा इस bias के साथ interpretation करूंगी that this system is better than others. तो the language and the style of writing would be much different. तो जो स्टडी भी कर रहे थे इंडियन फिलोसफी, वो ऑब्जेक्टिव स्टडी नहीं हो रही थी, वो उस सिस्टम के ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट के ऊपर कम फोकस कर रहे थे, बल्कि उस सिस्टम को बढ़ावा देने पे ज्यादा फोकस किया जा रहा था. सो as a result of that, accepting the two tiny work of Saddarshan Samucchay and Sarvadarshan Sar Samgraha
and Madhava's Sarva Darshan Samgraha, we have hardly any other work which deals with the different systems of Indian philosophy as a whole, कि जो पूरे 6 सिस्टम्स को एक इवन लाइट में देखने की कोशिश कर रही है. लेकिन ये वर्क्स भी जो है ना, ये भी सिर्फ एक ब्रीफ है जो 6 सिस्टम्स उनके बारे में. तो इनमें इनका इसमें भी हम पूरी इंडियन फिलोसफी को एज अ होल ना पढ़ के, बाकी मतलब इसमें हम होल पढ़ रहे हैं बट बहुत ब्रीफ पढ़ रहे हैं. तो हमारे पास ऐसे टेक्स्ट या ऐसी स्टडीज बहुत कम री इंटरप्रेटेड मिलती है जो पूरी इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम को एज अ होल, एज ए कंप्लीट सिस्टम, एक ऑब्जेक्टिव लाइट में व्यू करने की कोशिश कर रही है. ओके, सो तो जो बेस्ट पंडित्स थे दे वुड ऑल्सो फॉलो द ओल्ड ट्रेडिशन, और वो ज्यादातर बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड लोकायत या चारवाक जो थे वो अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स थे जो कि वेदास की फिलोसफी या वेदास की अथॉरिटी को फॉलो नहीं कर रहे थे. तो जो पंडित्स भी थे, जो पंडितिक सर्कल्स भी थे जो इंडियन फिलोसफी का इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, वो भी हमेशा मतलब ज्यादातर क्या करते थे, ये बुद्धिज्म, जैनिज्म को इग्नोर कर देते थे, लोकायत को इग्नोर कर देते थे, एंड जो हिंदू सिस्टम्स थे उनकी स्टडी ज्यादा करते थे. So अच्छा, एक और इशू आता है, जो पंडित्स थे वो वेस्टर्न लैंग्वेज से अनअक्वेंटेड थे. तो जो वेस्टर्न या यूरोपियन लैंग्वेजेस में जो ट्रांसलेशन हो रहा था, जो कि थोड़ा सा अनबायस था एज कम्पेयर टू दी पंडित्स, वो उसको स्टडी नहीं कर पा रहे थे. तो वो खुद की प्रॉब्लम्स नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे वो अनबायस्ड लाइट में उनको व्यू करना चाहिए. वेस्टर्न स्कॉलर्स के साथ प्रॉब्लम थी कि वो संस्कृत में बहुत उनकी नॉलेज इनएडिक्वेट थी, या वो संस्कृत में बहुत मास्टर्स नहीं थे. तो इस वजह से दोनों तरफ ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कि पंडित्स जो थे वो तो अपने 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, और जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे जो बुद्धिज्म, जैनिज्म, लोकायत, अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स के ऊपर भी फोकस कर रहे थे, वो पंडितिक सर्कल्स जो है वो उनको नहीं रीड स्टडी कर पा रहे थे. यूरोपियन स्कॉलर्स जो थे वो संस्कृत में वीक थे, या ट्रेडिशन जो हमारी कल्चरल लैंग्वेजेस थी, एंशियंट लैंग्वेजेस थी, उसमें वीक थे. तो उनके लिए टेक्स्ट की स्टडी और भी ज्यादा मुश्किल थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा मुश्किल थी. तो मान लो अगर वो कोशिश कर भी रहे हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, लोकायत को स्टडी करने की, उनको बहुत इश्यूज, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट वेल वर्स्ड इन दैट लैंग्वेज. ओके, सो now the main thing of this particular article, that there has been of late been a tendency among some Indian scholars to interpret Indian philosophy on the models of the West, जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं. जो टेक्निकल फिलोसॉफिकल टर्म्स थे उनको बहुत केयरलेसली यूज कर लिया है, केयरलेसली उसको मिस रिप्रेजेंटेशन में यूज कर लिया गया है. सो अब वो दे डिस्कवर हीगल इन शंकर और ह्यूम इन बुद्धा. सो द थिंग इज दैट जो रीइंटरप्रिटेशन का काम हुआ है, it was sometimes very carelessly done, and reinterpretation was actually sometimes mis reinterpretation done. Okay, तो अगर हम मान लो अब फोकस ज्यादा किस पे होता था, सिमिलैरिटीज में. जहां पर भी इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी में कहीं पर भी कोई सिमिलैरिटी दिखती थी, क्विकली उसको पिकअप कर लिया जाता था, बिकॉज हमें दिखाना था कि इंडियन फिलोसफी जो है वो वेस्टर्न फिलोसफी से सिमिलर है. तो हम लोग कोशिश कर रहे थे अच्छा शंकर को हीगल के साथ मैच करने की, कि अच्छा शंकर की फिलोसफी सो मैचेस विद हीगल्स, बुद्धा की फिलोसफी मैचेस विद ह्यूम. तो हमारे लिए बेसिस क्या था, वेस्टर्न फिलोसफी. सो दैट वाज आल्सो टू बी चेंज्ड, कि वी शुड ऑल्सो अप्रिशिएट द डिफरेंसेस. इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी में क्या डिफरेंसेस थे, और जो डिफरेंसेस थे भी हम उसको इंफीरियर मानते थे. कि मान लो अगर कुछ डिफरेंस था इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी में, तो वी वुड कंसिडर इट एज इंफीरियर, क्योंकि वो वेस्टर्न फिलोसफी में नहीं था.
In a lecture at the 5th International Congress at Naples, the present writer had an opportunity of pointing out that Indian philosophy anticipates most of what is known as European thought. कि इंडियन फिलोसफी की जो स्टडीज हुई हैं उसमें मेजॉरिटी इंडियन फिलोसफिकल कम और यूरोपियन थॉट ज्यादा है. ओके, सो अगर हम इंडियन फिलोसफी की डीप स्टडी करें, हम रियलाइज करेंगे कि जो मॉडर्न वेस्टर्न थिंकर्स ने फिलोसफी करी है या फिलोसफी डेवलप करी है, वो इंडियन फिलोसफी में काफी पहले एग्जिस्ट करती थी. इंडियन थिंकर्स ने काफी पहले डेवलप कर दी थी. सो समटाइम्स वी ऑल्सो, नॉट समटाइम्स बट इट्स टाइम नाउ कि हम इंडियन फिलोसफी को उसके फुल स्ट्रेंथ में, फुल विगर में व्यू करना शुरू करें. कि जो इंडियन फिलोसफी में अगर डेवलपमेंट है जो वेस्टर्न फिलोसफी में नहीं है, हम उसको एक्नॉलेज करने का काम शुरू करें. सो नाउ इट इज टाइम कि हमें इंडियन फिलोसफी को सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहने देना है कि सिर्फ वो कुछ ही संस्कृत स्कॉलर्स जो संस्कृत पढ़ सकते हैं सिर्फ वो ही उसको रीइंटरप्रेट करें या उन्हीं के बेसिस से हम इंडियन फिलोसफी को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो व्यू है इंडियन फिलोसफी को लेकर वो बायस्ड है, वो इनकम्प्लीट व्यू है. ओके, तो हमें उससे राइज करना है फ्रॉम द प्राउड पोजेशन ऑफ अ फ्यू एक्सपर्ट संस्कृतिस्ट एंड वी हैव टू नाउ राइज अबव दैट लेवल. ऐसा भी है. अब वी ऑल्सो हैव टू अग्री जो हमारे डेड एंड डिकेड पार्ट है फिलोसफी का, वी ऑल्सो हैव टू अग्री ऑन दैट एंड देन वी ऑल्सो हैव टू अग्री ऑन द यूनिवर्सल एंड द डेथलेस पार्ट्स ऑफ इट. कि इट हैज एलिमेंट्स, बोथ द एलिमेंट्स. हमें उसको कोशिश करना है कि हम उसको एक ऑब्जेक्टिव लाइट में व्यू करने की कोशिश करें. तो जो ओल्ड ट्रेडिशन है, जो डेड ट्रेडिशंस है, हमें उसको भी समझने की कोशिश करना है, व्हाई दे आर डेड, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट दे आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन. And we also have to acknowledge the universal parts जो अभी तक are timeless and the universal ones. Okay, तो हमें philosophical dogmas, views and opinions, disputes से ऊपर जाकर fundamental reasons of Indian philosophical culture को समझने की कोशिश करना है. So it has sprung forth out of ethical, eschatological, religious needs, with rare exceptions, has always been dominated or restricted by these considerations. उपनिषद जो है वो दो डिफरेंट स्ट्रैंड्स को दिखाते हैं. पहला द डॉक्ट्राइन ऑफ देवयान एंड पितृयान, द व्यूज आर द वाइज मैन एंड डेथ पास. देवयान मतलब कि जो वाइज इंटेलिजेंट मैन है जिसने फिलोसफिकल स्टडी करी है या जिसने करेक्ट वे ऑफ लाइफ जैसे कि उपनिषद में या वेदास में प्रिस्क्राइब्ड है फॉलो किया है, तो उसका देवयान होता है. देवयान मतलब आफ्टर दैट द पर्सन राइज टू हेवन और अबव द लैंड एंड वो अल्टीमेट ब्लिस ले लेता है. इट नेवर रिटर्न्स टू अर्थ या बर्थ रीबर्थ का साइकिल में. पितृयान इज बेसिकली कि जो मैन है एंड मतलब पितृयान है, देवयान इज दिस, एंड देन द डॉक्ट्राइन ऑफ रीबर्थ कि अगर इफ द पर्टिकुलर thing was not let's say followed or something like that, अगर properly follow course नहीं किया है लाइफ का, तो आपका रीबर्थ होगा और आप वापस से उस सफरिंग की साइकिल में ट्रैप हो गए. Now no one except Charvaks raised any dissenting points against this theory of rebirth. जितने भी स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी है वो सभी रीबर्थ के बारे में बात करते हैं. तो हमारा पहला डॉगमा इंडियन फिलोसफी का जो है, इट इज this rebirth. This is our first dogma. चारवाक्स के अलावा किसी रीबर्थ को क्वेश्चन नहीं किया. हमें नहीं पता कि रीबर्थ की थ्योरी सबसे पहले इंडियन थॉट में कहाँ से आई, कैसे आई, लेकिन जब वो आई यूनिवर्सली मतलब एक्सेप्ट द चारवाक्स, लगभग सभी सिस्टम्स ने रीबर्थ की थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया.
सो कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो कई बार उसके सपोर्ट में दिए जाते हैं वो भी ट्रिवियल है, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वो फिलोसफिकल थॉट से ज्यादा वो रिलीजियस फेथ को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं. तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ इज देयरफॉर अ डॉगमा ऑफ इंडियन फिलोसफी. हिंदूज इसमें बिलीव करते हैं, जातकास इसमें बिलीव करते हैं, लेकिन चारवाक्स इसको डिनाई करते हैं, लोकायत्स इसको डिनाई करते हैं. तो ये एक फिलोसॉफिकल डॉगमा है जिसको हम अनप्रूव कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ रीबर्थ जो है वो कोई फिलोसॉफिकल स्कूल प्रूव नहीं कर पाया. तो रीबर्थ पहला डॉगमा है. जो थ्योरी ऑफ रीबर्थ है वो लगभग सभी स्कूल्स में एक्सेप्टेड दिखता है, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल हो चाहे वो अनऑर्थोडॉक्स स्कूल हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो या सिक्स सिस्टम्स ऑफ हिंदू फिलोसफी हो, सभी रीबर्थ के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी ऑफ रीबर्थ को प्रूव नहीं कर पाया कि ये कैसे सच में एग्जिस्ट करती है. चारवाक ने इसको डिनाई किया. सो दिस इज वन ऑफ द डॉगमास जिसको अनप्रूवन हमने एक्सेप्ट कर लिया है. सो दिस इज व्हाट अ डॉगमा इज कि हमने उस थ्योरी को टेस्ट नहीं किया वेदर इट इज ट्रू और नॉट एंड वी जस्ट एक्सेप्टेड इट एज इट इज. उसके पहले वी हैव टू मेक श्योर कि वो थ्योरी ट्रू है भी. Nobody did that. नेक्स्ट हमारा डॉगमा जो है इज द थ्योरी ऑफ कर्मा. इसको भी हमें उपनिषद में देखने को मिल जाता है एज द थ्योरी ऑफ रीबर्थ. एंड इसका कहीं ना कहीं ओरिजिन हम देख सकते हैं सैक्रिफिशियल डीड्स के साथ कि कर्मा की थ्योरी से लाई गई कि अच्छा इफ यू डू गुड डीड्स एंड आपको अच्छी चीजें नेक्स्ट बर्थ में मिलेगी एंड समथिंग लाइक दैट. तो अब कर्मा की थ्योरी को हमने किससे यूज किया कि प्रेजेंट लाइफ में जो इनइक्वालिटीज है उसको एक्सप्लेन करने के लिए. Why is it that somebody is rich and somebody is poor? तो इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम ने उस गैप को एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया कि पास्ट लाइफ के कर्मास जो रिच है उसके अच्छे थे, जो पुअर है उसके बुरे थे. तो वो हैप्पी है या वो रिच है या वो कंटेंट है, व्हाटएवर. ठीक है. लेकिन ओरिजिनल इनइक्वालिटीज ऑफ सर्कमस्टांसेस, एडवांटेज, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन इस चीज का नहीं मिल पाया है कि ये कैसे ओरिजिनल, क्यों आ रही है इनइक्वालिटीज. दिस कर्मा की जो थ्योरी है उसका एक प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिला है. तो अगर फ्रूट्स ऑफ द कर्मास ऑफ द पास्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो फिर हाउ कैन वन अटेन इमेंसिपेशन विच मस्ट नेसेसरली मीन सेसेशन ऑफ कर्मा. तो कहने का मतलब है कि अगर पास्ट के कर्मास का फ्रूट हमें मिलना ही मिलना है तो हम कर्मास को कैसे कंप्लीटली खत्म करें या कैसे उसको स्टॉप करें. तो this can be regarded as mythical. In reply to such a question, other dogmas regarding the fruition of karma are introduced, all of which may be regarded as mythical. जो reasons दिए गए हैं इस theory को support करने के लिए वो सारे mythical reasons हैं. कि जब ट्रू नॉलेज अटेन, एक और चीज इसके साथ एसोसिएटेड है कि जब हमें ट्रू नॉलेज मिल जाती है तो कर्मा के जितने भी बॉन्ड्स है वो अपने आप बर्न हो जाते हैं. सो अब कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि ये लॉज ऑफ कर्मा क्या है. सीरियस सिस्टमैटिक मैनर में इस चीज का एक्सप्लेनेशन कहीं प्रॉपरली नहीं मिलता है. तो लॉ ऑफ कर्मा जो है ये भी अनअटेस्टेड है, इसको कहीं टेस्ट नहीं किया, इसको कभी प्रूव नहीं किया. तो ये सेकेंड सेट ऑफ अनप्रूव डॉगमा है ऑफ इंडियन फिलोसफी, जो कि अगेन चारवाक्स को छोड़ के यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. सिर्फ चारवाक्स ने थ्योरी ऑफ कर्मा को एक्सेप्ट नहीं किया, बाकी लगभग सारे स्कूल्स ने थ्योरी ऑफ कर्मा को एक्सेप्ट कर लिया. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट डॉगमा पे. तो हमारा जो नेक्स्ट डॉगमा है वो है डॉगमा ऑफ मुक्ति, मोक्ष, अपवर्ग, निःश्रेयस, निर्वाण. अब जो उपनिषद से वापस से यही बात करते हैं, उसमें जो सेजेस है जिन्होंने उपनिषद में लिखा है वो ये बात करती है कि एक अल्टीमेट ब्लिस की स्टेट आ जाती है. वो उस स्टेट से कभी कोई वापस रिटर्न नहीं आता और वो मतलब इनफाइनाइट हैप्पीनेस वाली स्टेट है. तो ये उपनिषद की सबसे अट्रैक्टिव फीचर है एक तरीके से, क्योंकि ये अट्रैक्ट करती है लोगों को कि उन्हें वो एटर्नल ब्लिस वाले स्टेट में जाना है जहाँ पे कोई सफरिंग नहीं है, वापस से वहाँ से कभी रिटर्न नहीं होना है वहाँ से, उसके बाद कोई वहाँ पे सफरिंग नहीं है. और लेकिन ये एक चीज डाउटफुल है कि ये एक सुप्रा कॉन्शियस साइकिकल एक्सपीरियंस है, मतलब कि आपको इस लाइफ में ये रियलाइजेशन हो जाएगा या फिर ये साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ को खत्म कर देगा, डेथ के बाद मिलेगी. मतलब ये बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं है. जितने भी सिस्टम्स हैं हिंदू फिलोसफी के, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर दिया है. हालांकि ये बात है कि ये फाइनल स्टेट ऑफ ब्लिस के लिए बहुत सारी ओपिनियंस डिफर करती है कि कोई सिस्टम किस तरीके से इसको डिफाइन करता है या इसका अचीवमेंट किस तरीके से दिखाता है. लेकिन ये जो भी डिफरेंसेस हैं इसके अचीवमेंट या इसके प्रोसेस को लेकर, ये फाइनल स्टेट ऑफ ब्लिस जो है वो हर सिस्टम ने अडॉप्ट किया है.
जिसमें सोल को माइंड से फ्रीडम मिल जाएगी, साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ खत्म हो जाएगा, कोई सफरिंग नहीं होगी। इसके लिए बुद्धिज्म ने निर्वाण की बात की है। ये अगेन वही कि कैसे साइकिल ऑफ कर्म बर्थ रीबर्थ से फ्रीडम मिल जाएगी। जैन्स जो है इसको मोक्ष के कॉन्सेप्ट से बिलीव रखते हैं। तो चारवाक को छोड़ के, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हो या अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हो, सभी स्कूल्स ने इस डॉगमा को भी एक्सेप्ट किया है। अच्छा, एक चीज जो अभी हमने देखी कि अभी तक हम जितने भी 3 डॉगमास को डिस्कस कर चुके हैं, तीनों डॉगमास जो है वो ऑर्थोडॉक्स एंड अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स दोनों ने अडॉप्ट किए हैं, चारवाक या लोकायत स्कूल को छोड़ के। इसमें अब ये फिर वापस से ये डॉगमा है तो क्योंकि ये अनप्रूवन है, इसमें कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, डायरेक्ट टेस्टिमोनी किसी की है नहीं कि कोई ऐसा है जो उस अल्टीमेट स्टेट ऑफ ब्लिस को जिसने एक्सपीरियंस किया और वो आके बोल रहा है कि मैंने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, या फिर उस स्टेट में रहते हुए किसी ने अपना एक्सपीरियंस बताया। तो मतलब हमारे पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है कि कितना सही है कितना गलत है। ये जो मुक्ति की जो डॉक्ट्रिन है, तो ये एक और अनप्रूव्ड डॉगमा है कि जिसको हमने प्रूव नहीं किया, लेकिन ये इंडियन फिलोसफी में एक्सेप्ट करी गई है। तो ये जो थ्योरी ऑफ रीबर्थ, थ्योरी ऑफ कर्म, थ्योरी ऑफ मुक्ति जो है, ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉगमास है, जो बहुत मेजर डॉगमास है, जिसने इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम को बहुत मेजरली कंट्रोल करके रखा है या इन्फ्लुएंस करके रखा है। ये हालांकि एक तरीके से एथिकल या मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से वेलबींग के लिए है लोगों के, इससे एटलीस्ट लोग जो है वो दे ट्राई टू डू गुड डीड्स एंड नॉट डू बैड डीड्स एंड इस तरीके से। तो भले ही वो लोग भी, जैसे कि ये जो कुछ डॉक्ट्रिन्स है, जो कुछ डॉगमास है, तो वो इंडियंस जो गॉड में बिलीव नहीं भी रखते हैं, वो इनमें से किसी डॉगमा में बिलीव रखते हैं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि कई इंडियंस है जो गॉड में बिलीव नहीं रखते, लेकिन वो इस चीज में बिलीव रखेंगे कि कर्मा थ्योरी एग्जिस्ट करती है, आप जैसा करोगे आप वैसा ही आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इन डॉगमास ने हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन कल्चर को एक इंटायर रिलीजियो मॉरल फैब्रिक में बाइंड करके रखा है। मॉरल फैब्रिक की तरह पूरे कल्चर को सस्टेन कर रखा था इन डॉगमास ने। तो ये डॉगमास है, लेकिन इंडियन फिलोसफी में बहुत मेजर रोल इन्होंने प्ले किया है। तो ये कोई अब इंडियन फिलोसफी का जो स्टार्ट है, ये कोई साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, ट्रूथ वगैरह के ऊपर नहीं है, लेकिन इसका मेन पर्पस मतलब इंडियन फिलोसफी की शुरुआत ही कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल गुड के अचीवमेंट इन सब के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि इन डॉगमास ने हमारे इंडियन फिलोसफिकल ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोका है या कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन डॉगमास के कारण इंडियन फिलोसफी की स्टडी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई है, एक सर्टेन लाइट में ही इसको स्टडी किया जाने लगा है। अगर हम देखें इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत है। फिलोसफी जो है हमारी, वो इंडियन फिलोसफी जो है वो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा वायबल है, क्योंकि एक चीज, ये जो 3 थ्योरीज, ये जो 3 डॉगमास हम डिस्कस कर रहे हैं, इसने एक चीज जो किया है वो ये किया है कि इंडियन फिलोसफी को बहुत ही प्रैक्टिकल बना दिया है, ना कि सिर्फ थियोरेटिकल रहने दिया है। क्योंकि इन थ्योरीज से एक्चुअली लाइफ में एक्शंस पे असर पड़ता है, लोग एक्शंस डिफरेंट करते हैं। ये जो स्पिरिचुअल वेलबींग है, इससे सेल्फ कंट्रोल एक तरीके से हमें देखने को मिला है। ये थियोरी ऑफ कर्म हो गया, बर्थ रीबर्थ हो गया, मुक्ति हो गई, सबसे एक कहीं ना कहीं डिजायर्स को कंट्रोल मिला है। तो सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। तो ये हम एक चीज कह सकते हैं कि दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि क्यों ये इंडियन फिलोसफी में इंक्लूड किया गया। लेकिन ये डॉगमास जो है वो अनप्रूवन रहा है, इसको कभी हमने टेस्ट पे भी पुट नहीं किया कि ये थ्योरीज कितनी करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। बस सभी इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स एक्सेप्ट चारवाक ने इसको बहुत ओपनली एक्सेप्ट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं माना गया कि हमारा जो साइकोलॉजिकल नेचर है और हमारा जो ट्रू स्पिरिचुअल नेचर है, कि इन दोनों के बीच में एक डीप चैस्म था, इन अ वे कि दोनों के बीच में इंडियन फिलोसफी की हेल्प से हम हमारे साइकोलॉजिकल नेचर और हमारे ट्रू स्पिरिचुअल नेचर के बीच में
जो कनेक्शन है एक्सप्लेन कर पाए हैं, कॉमन एक्सपीरियंस से कैसे इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज निकल के आती है, या कैसे हमारा साइकोलॉजिकल नेचर जो है, जो कुछ चीज़ों को डिज़ायर करता है, और हमारा जो ट्रू स्पिरिचुअल नेचर है, जो कि जिस चीज़ों को हमें डिज़ायर करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं फिलोसफर्स एक्सप्लेन कर पाए हैं कि हम जो एरर्स करते हैं, जो गलतियां करते हैं, वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा साइकोलॉजिकल नेचर कुछ चीज़ों को डिज़ायर करता है, जबकि हमारा ट्रू स्पिरिचुअल नेचर जो है वो उन चीज़ों को डिज़ायर नहीं करता है। तो अब जो बहुत सारा, अब हम जो बात करते हैं एक एक एक्सपीरियंस की, अल्टीमेट ब्लिस की, इसका एक नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर आपको अल्टीमेट स्पिरिचुअल अटेनमेंट मिल जाता है, तो हमारा साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, इन द सेंस दैट वो वो अल्टीमेट ब्लिस की जो हमारी स्टेट है, वो हमें वर्ल्डली मैटर्स से बिल्कुल अलग कर देगी, हमारा साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस जो है उससे वो हमें बिल्कुल ही अलग कर देगी। सो ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल जो है वो ज़्यादा स्पिरिचुअली एनलाइटनिंग माना जाता है। और नाउ ट्रू नॉलेज को लेकर बहुत सारे ओपिनियंस डिफर करते हैं इंडियन फिलोसफी में, कि वो स्पिरिचुअल रियलिटी है, या ट्रू नॉलेज से हमें बिल्कुल लिबरेशन मिल जाता है, या फिर हमारे डिजायर्स कंट्रोल हो जाते हैं, या फिर दोनों एक साथ होती है। सो no philosophical arguments seem to have been adduced in favor of this bold proposition that the psychological and the spiritual lie entirely asunder, that the former is only related to the latter by a thin film of illusion or ignorance which has made it living and actual, and the ultimate good of all our moral religious endeavors is to split asunder this thin film either by the complete disruption of psychological stuff or by negating it through true knowledge. तो ये जो साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल के बीच का जो डिस्टिंक्शन है पूरी इंडियन फिलोसफी, मतलब ज्यादातर जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, कि इसके ऊपर, इसके बीच में एक बहुत ही पतली सी डिफरेंस है, इल्यूजन है, जो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस को, ट्रू स्पिरिचुअलिटी को एक दूसरे से अलग करता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉगमा है कि ये जो है, मतलब ये इग्नोरेंस और ट्रूथ, लिविंग एंड एक्चुअल, मतलब कि जो साइकोलॉजिकल हमारा एक्सपीरियंस है, यानी जो हमारा सेंसरी एक्सपीरियंस है, जो हमारा वर्ल्डली वो एक्सपीरियंस, सेंसेशंस है, और जो ट्रू स्पिरिचुअलिटी है, वो या तो ट्रू नॉलेज की हेल्प से हम उसको निगेट कर पाएंगे, उसका डिफरेंस पता कर पाएंगे। तो ये एक और इम्पोर्टेंट डॉगमा है, ये स्पिरिचुअल परफेक्शन को अटेन करने वाला जो है, कि हमारे साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस और हमारे स्पिरिचुअल अटेनमेंट में एक डिफरेंस है, कि जो हमारी अल्टीमेट स्टेट ऑफ ब्लिस होगा, जो ट्रू स्पिरिचुअलिटी होगी, वो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस, सेंसेशंस या वर्ल्डली मैटर्स से काफी अलग है। ये एक और एक डॉगमा है, क्योंकि वेस्ट में जो स्पिरिचुअल परफेक्शन का नेचर है उसको लॉजिकल प्रिसिजन के अंदर रखा गया है, उसको लॉजिक या रैशनैलिटी के साथ कॉन्सिक्वेंट किया गया है, जो कि इंडियन फिलोसफी में नहीं, यानी कि स्पिरिचुअलिटी को लॉजिकल एग्जिस्टेंस के साथ या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं किया गया है। तो इंडियन फिलोसफी में जो स्पिरिचुअल है वो इतना एज सच लॉजिकल है या नहीं है, डजंट रियली मैटर। तो ये एक और एक डॉगमा है, अनप्रूवन चीज है, कि philosophy should be concerned on its practical side through a better understanding of our own inner nature and our relations with the world and our fellow beings need not be contested, but whether spiritual advancements might have to be conceived as culminating in some kind of absolutism may be open to doubt. Had philosophy started in this country out of a spirit of rationalization, scientific inquiry arising out of our intercourse with our fellow beings, it would have remained content with setting a practical limit to spiritual advancement. तो इंडियन फिलोसफी जो है उसमें स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की कोई प्रैक्टिकल लिमिट नहीं है, इट्स नॉट लॉजिकली और प्रैक्टिकली लिमिटेड, सो हमारा गोल हमेशा से इंडियन फिलोसफी शुरू की से हमें बस उस हाईएस्ट तक पहुंचना है, वो अल्टीमेट लिबरेशन तक पहुंचना है, वो सुप्रा कॉन्शियस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हमें गेन करना है। तो वो कितना लॉजिकल है, कितना रैशनल है, ये इतना ज्यादा
this is not very contested, yeah, verified. Um, Philosophy started in India out of a grave subjective anxiety for attaining our highest, and the validity of such a quest was attested and backed by the supraconscious spiritual experience, epistemological discourses, and dialectical discussions. And all that we call philosophy began to grow and accumulate through the centuries of their development, but they never contested the original dogmas which justified their practical significance. It is a fundamental characteristic of Indian philosophy that it not only tries to take its stand on reason and national discourse, but also wishes to profit by the results of the mystic and supraconscious experiences of the sages. तो ऐसा नहीं है कि कभी उसने रैशनल इंक्वायरी, साइंटिफिक इंक्वायरी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो जो सुप्राकॉन्शियस स्टेट है जिसके बारे में सेजेस बात करते हैं, जो अनटेस्टेड है, उसके ऊपर काफी ज्यादा इंडियन फिलोसफी ने अपना बेस किया है. Indeed, one is often astonished to see in it a deep vein of anti-logical ideas, values and experiences that hold and support its logical frame. तो योगिनीज की जो या योगीज की जो experiences हैं, वो भी philosophy in its logical venture has no right to come to conclusions which are contradicted by intuitional experiences. Mere logical consistency cannot guarantee truth, nor can it hold up a scheme. So इंडियन फिलोसफी ने क्या किया है कि जो स्पिरिचुअलिटी की बियॉन्ड एक्सपीरियंस या सुप्रा कॉन्शियसली ट्रांसेंडेंट जो एक्सपीरियंस ही स्पिरिचुअलिटी का है, उसको इंडियन फिलोसफी ने लॉजिक के ऊपर प्लेस किया, उसको सुपीरियोरिटी दी है. सो उसका सुपीरियर क्लेम्स है कि सिर्फ इट कुड ओनली डॉन एज अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर सेल्फ कंट्रोल. जितना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल होगा उसके बाद ही हमें ये सुपरा कॉन्शियस स्टेट, स्पिरिचुअल अटेनमेंट, एनलाइटनमेंट, लिबरेशन, जिस जो भी आप कुछ कहो, इसकी हमें पोजीशन मिलेगी. तो ऑफ कोर्स हम इसकी सुपीरियोरिटी को लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन बस ये भी एक डॉगमा है कि जो स्पिरिचुअल अटेनमेंट है, ये लॉजिक, ये रीजन, ये रैशनैलिटी के ऊपर है, ये भी एक डॉगमा है. इट इज नॉट नेसेसरी कि ये स्पिरिचुअलिटी जो है वो लॉजिक के रियांस में एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वेस्ट में इस स्पिरिचुअलिटी को लॉजिक के विद इन ही प्लेस किया गया है. तो ये एक और डॉगमा है. तो ये हो गया हमारा फिफ्थ डॉगमा, जो कि द डॉगमा ऑफ इनकंटेस्टेबल वैलिडिटी ऑफ स्क्रिप्चुरल अथॉरिटी, की जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको हम बाय लॉजिक, बाय रैशनल उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारी रैशनैलिटी, हमारे लॉजिक से भी सुपीरियर है. कि कैसे उनको इंटरप्रेट करना है कि वो परसेप्शन और इंटरफरेंस को भी कॉन्फ्लिक्ट ना करे, लेकिन फिर भी वो सुपीरियर है. उसको बहुत सारे स्कूल्स जो है वो स्क्रिप्चरल टेस्टिमोनी को सुप्रीम अथॉरिटी मानते हैं. जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स है उनके लिए तो वेदास है, जो स्क्रिप्चर्स है वो बिल्कुल अल्टीमेट है. तो जैसे शंकर ने भी, और शंकर के जैसे और बहुत सारे फिलोसोफर्स के, कि अगर एक ट्रूथ तक नहीं पहुंचा जा सक रहा है तो फिर स्क्रिप्चर्स जो है उसी से हमें फाइनल पता चलेगा कि ट्रूथ क्या. मतलब द स्क्रिप्चर्स आर द फाइनल अथॉरिटी, लास्ट वर्ड जिसे हम कहते हैं. तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट डॉगमास हैं. इन डॉगमास से एक बहुत बड़ा ट्रूथ जो है वो निकल के आता है कि फिलोसफी जो है वो कहीं ना कहीं, अगर हम इंडियन फिलोसफी का नेचर समझने की कोशिश करें, तो उसने हमेशा प्रैक्टिकल साइड लिया है कि ह्यूमन सफरिंग को या फिर उस फाइनल स्टेज तक पहुंचने की इंडियन फिलोसफी ने कहीं ना कहीं कोशिश की. ऑप्टिमिज्म हमें इंडियन फिलोसफी में देखने को मिलता है. सो जैसे वैष्णवास जो थे, उन्होंने मुक्ति वाले डॉक्ट्राइन को चैलेंज करने की कोशिश की है. तो ऐसा नहीं है, इन डॉगमास को कई बार चैलेंज करने की कोशिश भी की है. चारवाक ने तो रीबर्थ, कर्म, मुक्ति, इन तीनों डॉक्ट्रिन्स को चैलेंज करने की कोशिश की. कहीं ना कहीं वो स्क्रिप्चुरल अथॉरिटी को भी नहीं मानता है. हालांकि चारवाक्स के लिए उनकी लोकायत जो है वो, या उनकी जो स्क्रिप्चर्स है वो ही अल्टीमेट है. बट द थिंग इज दैट दिस डॉगमास जो है वो एक तरीके से दे आर अ पार्ट ऑफ फिलोसफी. जैसे साइंस में भी अनप्रूवन थीसिस होते हैं, वैसे फिलोसफी में भी अनप्रूवन डॉगमास होते हैं. डॉगमास जो है वो पार्ट फिलोसफी के हमेशा रहेंगे. इट्स जस्ट दैट विद टाइम ये डॉगमास चेंज हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं.